हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू एन अकेडमी लेट्स क्रैक क्लैट पीजी। मैं हूं आपकी एजुकेटर मंजरी सिंह और आज मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाली हूं लिव इन रिलेशनशिप पे आया हुआ एक नया केस जिस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दिया है। ये रीसेंट अगर कुछ सालों की बात करें तो बहुत ही कंटेम्प्रेरी इशू रहा है जिसपे जुडिशरी ने टाइम टू टाइम वेरियस इंटरप्रिटेशंस दिए हैं। कभी लिव इन में रहने वाली विमेन को मेंटेनेंस दिया गया है तो कभी डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड केस फाइल हुआ है। इन सारे इंटरप्रिटेशंस को ध्यान में रखते हुए फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक नया इंटरप्रिटेशन दिया जिसमें इंटरफेथ कपल की बात हुई है जो कि लिव इन में रह रहे हैं। इसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रिसेंटली डिनाई किया है कि हम प्रोटेक्शन नहीं दे सकते हैं। हम प्रोटेक्शन नहीं दे सकते इंटरफेथ कपल को जो लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं। वाइल नोटिंग, उन्होंने इस चीज पर एम्फसाइज किया कि सुप्रीम कोर्ट ने कभी भी लिव इन रिलेशनशिप को प्रमोट नहीं किया है, even if it may have accepted such relations to be a social reality। क्लियर कट इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भले यहाँ पर उस रिलेशन को सोशल रियलिटी के चलते एक्सेप्ट किया है, बट दैट डजंट मीन कि उन्होंने लिव इन रिलेशनशिप्स को प्रमोट किया है। ये कहा गया आपका किरण रावत एंड अनदर वर्सेस स्टेट के केस में। हम आज इसके बारे में डिटेल एनालिसिस करेंगे। बिफोर दैट, हमारा 6 जुलाई से क्लैट पीजी और बाकी एलएलएम एग्जाम्स के लिए नया बैच लॉन्च हो रहा है। यस, आई रिपीट, दिस इज द न्यू बैच विच इज गोइंग टू लॉन्च फ्रॉम 6 जुलाई। यहाँ पर मैं आपको पढ़ाऊंगी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड देयरफॉर ये क्लास होने वाली है 6:30 PM पे एवरी मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे। ठीक, यहाँ पर मैं स्टार्ट करूंगी आपका 6 जुलाई से ये सेशन। अगर आपको प्लान के बारे में जानना हो तो आपके पास 3 तरह के प्लान्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। अगर आप 18 मंथ्स का लेना चाहते हैं तो आपके पास ये प्लान है, 12 मंथ्स एंड 6 मंथ्स, हर तरीके से आपके पास प्लान है। अगर आप वन टाइम पेमेंट करके लेना चाहते हैं वो भी अवेलेबल है, अगर आप मंथ वाइज पेमेंट करना चाहते हैं वो भी अवेलेबल है। बट बिग न्यूज इज कि अभी हमारा 30 जून तक 25% ऑफ चल रहा है सारे सब्सक्रिप्शंस पर। 25% ऑफ, यस 25% ऑफ चल रहा है सारे क्लैट पीजी सब्सक्रिप्शंस पर। तो आपका यहाँ पर डिस्काउंटेड प्राइस हो जाता है इतना आपके प्लान के अकॉर्डिंग। आपको क्या करना है, यू जस्ट हैव टू यूज माय कोड, जस्ट अ मिनट, you just have to use my code msing10। आपको मेरा कोड msing10 यूज करना है एंड यू विल गेट अ डिस्काउंट ऑफ 25%। लेकिन ये जो प्लान है आपका ये सिर्फ 30 जून तक रहने वाला है। ये जो डिस्काउंटेड ऑफर चल रहा है 30 जून तक का ये ऑफर है जो आप अवेल कर सकते हो। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट ये जो मेरा डेली केस एनालिसिस का चल रहा है जिसमें हम डेली अलग अलग केस लॉज एनालिसिस करते हैं। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आपको ये नोट्स फ्री में मिल सकते हैं। जस्ट आपको क्या करना है, इस QR कोड को स्कैन करना है और आपको सीधे पहुंचा दिया जाएगा पोर्टल पे जहां से आप जो है इस नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। यू विल गेट दिस नोट्स इन फ्री। ठीक है, तो फटाफट इस QR कोड को स्कैन करिए एंड नोट्स को डाउनलोड करिए। रही बात, अगर आप हमारे कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं तो अभी होने वाला है 2 जुलाई को 2 बजे दोपहर में आपका ऑल इंडिया क्लैट पीजी फ्री स्कॉलरशिप मॉक टेस्ट। ठीक है, इस मॉक टेस्ट में आपको 90% तक स्कॉलरशिप मिल सकती है अगर आप एक अच्छी रैंक अचीव करते हो यहाँ पर। ठीक है, रजिस्ट्रेशन इज फ्री, इसलिए इस QR कोड को अगर आप स्कैन करोगे तो आप सीधे सीधे रजिस्टर कर लोगे फ्री में एंड देन यू मे अपीयर फॉर द मॉक टेस्ट ऑन 2 जुलाई एट 2 PM। जब भी आप हमारा प्लान ज्वाइन करेंगे एट दैट टाइम आपको क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, आपको यहाँ पर बेस्ट एजुकेटर्स मिलेंगे, ऑल्सो डेली लाइव क्लासेस होंगी, यहाँ पर लाइव टेस्ट आपको दिया जाएगा, आप क्विजेस क्लास में डिस्कस करी जाएंगी, एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स होगा ऑन द पैटर्न ऑफ LLM एंड ऑल्सो यहाँ पर आपको इन क्लास PDF दी जाएगी डेली केस एनालिसिस के साथ साथ। एक और अनाउंसमेंट है कि यहाँ पर अनअकैडमी के पोर्टल पे यहाँ पर स्पेशल फ्री लाइव क्लास होती है। ठीक है, उस स्पेशल फ्री लाइव क्लास में मैं आपको पढ़ाती हूँ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो कि 8:30 बजे होती है हर मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। ठीक है, आप जब जाएंगे अनअकैडमी की वेबसाइट पर तो वहां जाके आप अगर चेक करेंगे तो आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। हम वेरियस नए नए टॉपिक्स यहाँ पर डिस्कस करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के। तो आप इस यहाँ पर भी डायरेक्ट अगर जाना है तो अगर आपको सर्च करने में बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं उठानी है तो सीधे से इस QR कोड को स्कैन करिए एंड आप जो है उस जगह पहुंचा दिए जाएंगे कोर्स पे जहाँ पे ये हम डिस्कस करते हैं। ठीक,
आज के टॉपिक में स्टार्ट करते हैं। हमेशा मैं कहती हूँ जब भी हम किसी केस के बारे में पढ़ रहे हैं, हमारे लिए सबसे ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है कि फैक्ट्स। ठीक है, सबसे पहले हमारे लिए जानना जरूरी है कि उस केस के फैक्ट्स क्या थे। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने कहा लिव इन कपल की बात हो रही है, ठीक। तो सीधा सीधा एक तो फंडा समझ में आ गया कि दो लोग यहाँ पर हैं एंड ये दोनों, ठीक है, ये दोनों के दो लोग पेटिशनर थे इस केस में जो इलाहाबाद हाईकोर्ट गए थे, ठीक। अब मामला क्या था, किरण रावत यहाँ पर एक लड़की है जो कि मेजर है और वो हिंदू है, ठीक है, हिंदू रिलीजन को बिलोंग करती है। देयर इज अ गाय जिसका नाम है मोहम्मद रिजवान एंड वो भी मेजर है एंड मुस्लिम है बाय फेथ, यानी यहाँ पर मामला है हिंदू मुस्लिम इंटरकास्ट कपल का, इंटर रिलीजन कपल का, ठीक। नाउ दे लव ईच अदर एंड हैव स्टार्टेड लिविंग टुगेदर, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत है और ये साथ में रहना शुरू कर देते हैं। नाउ कपल ने ये क्लेम किया कि इनको पुलिस हैरेस कर रही है, कपल का ये क्लेम था, ठीक है। इन्होंने प्रे किया कि ये जो कोर्ट है ये इनको मैंडेमस इशू करे पुलिस को, नॉट टू हैरेस देम। मैंडेमस क्या होता है, मैंडेमस इज अ रिट, मैंडेमस एक रिट होती है जो इशू करी जाती है किसी भी अथॉरिटी को कि वो अपने अथॉरिटी का जब गलत इस्तेमाल कर रहा होता है, ठीक है, तो उस अथॉरिटी को ऑर्डर दिया जाता है सही से काम करने के लिए। तो यहाँ पर बेसिकली इन पेटिशनर्स ने एक रिट पेटिशन फाइल करी हाई कोर्ट के सामने, जिसमें इन्होंने कहा है हाई कोर्ट से कि आप मैंडेमस इशू करिए पुलिस अथॉरिटी को कि वो हमें हैरेस ना करें। नाउ कोर्ट वाज आल्सो टोल्ड कि विमेन की जो मदर थी शी डिसअप्रूव्ड ऑफ द लिव इन रिलेशनशिप एंड दैट एन एफआईआर वाज फाइल्ड अगेंस्ट देम। यहाँ पे कहना क्या है कि जो विमेन की, जो लड़की की जो मदर है वो इस रिलेशनशिप से खुश नहीं है, ठीक है, एंड उन्होंने एफआईआर भी फाइल करी थी, लेकिन इस पर कहना है दोनों कपल का कि ऐसी कोई एफआईआर फाइल नहीं हुई है। पेटिशनर्स ने ये नहीं बताया कि उनका करंट मैरिटल स्टेटस क्या है। अगर लिव इन में आप रह रहे हैं और हो सकता है कि आप किसी को नहीं बताएं, ठीक है, कि आपकी शादी हुई है कि नहीं हुई है, आप अगर ये बात छुपा ले जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पर पेटिशनर्स ने अपना करंट मैरिटल स्टेटस नहीं बता रखा है। पेटिशनर्स शादी करना चाहते हैं आगे नियर फ्यूचर में, ये भी इन्होंने नहीं बताया। बेसिकली दे वर साइलेंट अबाउट देयर करंट मैरिटल स्टेटस, दे जस्ट हैव द मेंशन कि वो साथ में रह रहे हैं। इट हैज ऑल्सो नॉट बीन स्टेटेड कि वो कितने टाइम से लिव इन में रह रहे हैं, ये चीज भी कहीं पे भी मेंशन नहीं करी गई है। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि हम साथ में रह रहे हैं और हमको किया जाता है हैरेस। नाउ इन्होंने ये भी कहीं पे भी नहीं बताया, कोई स्पेसिफिक इंस्टांस नहीं बताया पुलिस का जहां पर पुलिस आई हो, उनके दरवाजे पे खटखटाई हो और उनको पुलिस स्टेशन ले गई हो। आप बात कर रहे हो पुलिस ने हैरेस किया है, ठीक है, तो हैरेस करने का मतलब आपको रहने नहीं दिए जा रहा है, आपको रहने देने में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं पुलिस ऑफिशियल। तो इसका मतलब कोर्ट ने कहा कि कोई तो एक स्पेसिफिक इंस्टांस होना चाहिए था ना, कहीं पर भी तो कोई इंसिडेंस ऐसा मेंशन होना चाहिए था ना जब पुलिस ऑफिसर ने इनको परेशान किया हो, जब पुलिस ऑफिसर ने आके परेशान किया, आए दिन पुलिस स्टेशन में बुला रहे हैं या रोक रोक के कुछ पूछताछ कर रहे हैं, तो ये सब कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है। नाउ देयर इज नो एवरमेंट इन द रिट पिटिशन रिगार्डिंग देयर नेबर्स एंड द सोसाइटी इन जनरल, ठीक है, in recognizing them as enjoying a relationship in the nature of marriage. Also, neighbors या society को लेके कोई भी बात यहाँ पर नहीं लिखी हुई है कि उनकी प्रतिक्रिया क्या है इनके रिलेशनशिप पे, ठीक है। लोगों की नज़र में इन्होंने नहीं बताया कि लोग हमारे रिलेशन को किस तरीके से देखते हैं, लोग इसके नेचर के बारे में क्या कहते हैं। लोगों को क्या हमने बता रखा है हम शादीशुदा हैं, या लोगों को हमने बता रखा है हम भाई बहन है, वॉट एवर। इन्होंने कोई अपना स्टेटस क्लियर नहीं किया है, ये इस पॉइंट पर भी साइलेंट हैं। Now the couple argued कि no individual should interfere in their personal life. इनका कहने का मतलब सीधा सीधा बस ये है कि हम साथ में रहना चाहते हैं तो हमें साथ में रहना है। अब यहाँ पर कोई भी इंडिविजुअल इंटरफेयर ना करे हमारी पर्सनल लाइफ में, एंड येट दे वर एक्सपीरियंसिंग हरासमेंट फ्रॉम द पुलिस, ठीक, और हम जो हरासमेंट पुलिस से एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो भी हम ना करें। ये क्लियर कट इनका कहना था जिसके बेसिस पर इन्होंने हाई कोर्ट में रिट पिटिशन फाइल करी है। नाउ दे रिक्वेस्टेड प्रोटेक्शन फ्रॉम द कोर्ट, ठीक है, इन्होंने कोर्ट से प्रोटेक्शन मांगा while citing the precedent set by the Supreme Court ruling in the case of Lata Singh state of UP. बहुत पुराना तो केस नहीं है, but yes, this is of course the landmark judgment. ये लैंडमार्क जजमेंट था आपका, ठीक है, जिसमें कहा गया था राइट टू मैरी ऑफ वंस ओन चॉइस कम्स अंडर आर्टिकल 21, ठीक, अगर हम अपनी मर्जी से शादी करना चाहते हैं तो वो समवेयर आर्टिकल 21 एंड
19(1)(a), दोनों से वो प्रोटेक्टेड है, लता सिंह स्टेट ऑफ यूपी के केस में। उसी को कोट करते हुए कपल यहाँ पर कह रहा है, कपल कह रहा है कि हमें प्रोटेक्शन दीजिए। उन्होंने कहा लता सिंह स्टेट ऑफ यूपी के केस में, ठीक है, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग जो कही थी, उन्होंने इंटर रिलीजन के बेस पर बात करी थी, उन्होंने इंटर कास्ट के बेसिस पर बात करी थी। उन्होंने कहा था कि ये एक ऐसा शादी है जो क्या करेगा, जो डेमोक्रेटिक कंट्री में और हार्मनी क्रिएट करेगा, जो भी कम्युनल वायलेंस वाले इश्यूज वगैरह हैं इन सबको ये दूर करने में मदद कर सकता है। ऐसी कुछ बातें कही गई थी। तो इस पर हम बात करते हैं अब फर्दर कि इस पर्टिकुलर केस में कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया। ये तो बेसिकली फैक्ट्स हो गए जिसमें बहुत कुछ ज़्यादा नहीं रिवील किया गया हमारे समझने के लिए, बट नहीं, ऑब्जर्वेशन में हमारे पास आज बहुत कुछ है समझने के लिए कि कोर्ट ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आखिर कौन कौन से पॉइंट्स को कंसिडर करते हुए इस जजमेंट को दिया। दो जजेस आपकी डिवीजन बेंच यहाँ पे थी, ठीक है, जस्टिस संगीता चंद्रा एंड जस्टिस नरेंद्र कुमार जौहरी, ठीक है, ये बेंच आपकी थी। इन्होंने ऑब्जर्व करा कि लॉ हैज ट्रेडिशनली बीन इन फेवर ऑफ मैरिज। हमारा जो कानून है वो हमेशा से शादी, मैरिज इंस्टीट्यूशन को प्रोटेक्ट करता आया है, उसने हमेशा मैरिज की बात करी है। जब हम कहते हैं कि हिंदू लॉ में मैरिज इज अ सेक्रामेंटल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, हिंदू मैरिज इज अ सेक्रामेंटल कॉन्ट्रैक्ट, तो उससे हमें ये समझ में आता है कि हम उसको 7 जन्मों का रिश्ता मानते हैं। हमारे लिए हर एक जो रिचुअल जो हिंदू मैरिज में फॉलो किया जाता है वो हमसे क्लोजली कनेक्टेड है, हम उसके कस्टम के साथ खिलवाड़ नहीं करते हैं, ठीक। आज भी मेजॉरिटी जो है उनके लिए वो रिचुअल्स, वो कस्टम इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट, ठीक। तो यहाँ पर इनका मतलब है कि जो कस्टम चला आ रहा है, अगर हम लोग हमेशा मैरिज के फेवर में रहे हैं तो एकदम से हम मैरिज जैसे इंस्टीट्यूशन को दरकिनार नहीं कर सकते हैं। लॉ ने हमेशा मैरिज को फेवर किया एंड द सुप्रीम कोर्ट डिड नॉट हैव एनी इंटेंशन टू अनरेवल द फैब्रिक ऑफ इंडियन फैमिली लाइफ। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहीं पर लिव इन को बढ़ावा दिया है तो उनका मतलब बढ़ावा देने से ये नहीं है कि जो इंडियन फैमिली लाइफ का जो फैब्रिक रहा है, ठीक है, वो जिस ग्राउंड पर, वो जिस तरीके से रिश्तों को निभाना उन्होंने सीखा है, हम उसको खत्म कर दें। दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, ठीक है। जब उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया लिव इन रिलेशन का, उन्होंने कहा हर केसेस के फैक्ट्स अलग होते हैं। कहने का सेंस यहाँ पर यही था कि हर केसेस के फैक्ट्स अलग होते हैं, उनको अपने अपने ग्राउंड पे जज किया जाता है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने लिव इन के फेवर में कुछ जजमेंट दे भी दिए तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो लिव इन रिलेशनशिप को प्रमोट कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट इज नॉट प्रमोटिंग द लिव इन रिलेशनशिप। यहाँ पर हमारे लिए मैरिज के फेवर में बोलना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारा कस्टम है ना। बेंच ने फिर फर्दर प्रोसीड किया, उन्होंने अब आए, वो पहले तो एक जनरल सी बात कर दी, अब वो आते हैं रिट जुरिस्डिक्शन पे कि भाई आप हाई कोर्ट में लेके आए हो रिट फाइल करके, ठीक है, रिट जुरिस्डिक्शन के चलते यू हैव कम अंडर आर्टिकल 226 में हम जाते हैं हाई कोर्ट, ठीक है, रिट जुरिस्डिक्शन है। बेंच ने कहा यहाँ पर ये हमारा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जुरिस्डिक्शन है, ठीक, ऑब्वियस सी बात है, रिट जुरिस्डिक्शन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है जो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास है। सुप्रीम कोर्ट के पास है आर्टिकल 32 में और हाई कोर्ट के पास है आर्टिकल 226 में। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस ये है कि सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 में जब हम जाते हैं तो वहां पर सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के एनफोर्समेंट के लिए जा सकते हैं, लेकिन हाई कोर्ट में हम 226 में जब जाते हैं तो हमारे पास फंडामेंटल राइट के साथ साथ अदर लीगल राइट्स का भी ऑप्शन होता है, ठीक है। यहाँ से फंडामेंटल राइट्स के लिए नहीं, लीगल राइट्स के लिए भी जा सकते हैं। तो इसी के चलते वो गए, तो बेंच ने क्लियर कह दिया ये हमारा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जुरिस्डिक्शन है एंड इट इज नॉट मेंट टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट्स बिटवीन प्राइवेट पार्टीज। ये मैं कोई दो लोगों के बीच का मामला सॉर्ट आउट करने हम यहाँ नहीं बैठे हैं, ये प्राइवेट पार्टीज का मामला हम नहीं सॉल्व करेंगे। हम रिट जुरिस्डिक्शन में आते हैं, हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में आते हैं, जब कहीं पर ऑल्टरनेट रेमेडी नहीं होती है तब हमारे पास आप आइए, वो भी तब जब हम इशू कर सकते हैं रिट उन मामलों में, तो ठीक है। कुछ इस तरीके से कोर्ट ने कहा। फर्दर कोर्ट ने कहा वी बिलीव इट इज अ सोशल प्रॉब्लम विच कैन बी uprooted socially and not by the intervention of the writ court in the garb of violation of Article 21 of the Constitution of India unless harassment is established beyond doubt। समझिए इस बात को, कोर्ट का सीधा सीधा कहना है कि एक सोशल प्रॉब्लम है, ठीक है। हमको पता है कि अगर इसमें जजमेंट दिया जाता है तो इससे लोगों पे फर्क पड़ता है, लोग कंसिडर करते हैं, और यही तो रीजन है कि हम भी इस केस को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक। ये मैटर नहीं करता है कि हर बार हम सुप्रीम कोर्ट का आया जजमेंट ही डिस्कस करें, हमारे लिए कई बार हाई कोर्ट के दिए गए जजमेंट्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं,
क्योंकि उन्होंने भी एक नया एस्पेक्ट अगर वो लेके आते हैं तो दैट नीड टू बी डिस्कस्ड, ठीक है। तो यहाँ पर बोला कि अगर ये सोशल प्रॉब्लम ये है बेसिकली जो कि सोशली अप्रूव्ड होती है, ठीक। अब यहाँ पर कोई इंटरवेंशन वाली बात नहीं आती है कि आर्टिकल 21 का हम मामला लेके आए कि आर्टिकल 21 को वायलेट कर रहा है इसलिए हम रिट इशू करवाना चाहते हैं। कोर्ट का सीधे कहना है कि जब तक कि हेरासमेंट ऐसा ना हो रहा हो जो बियॉन्ड डाउट आप प्रूव करो, ठीक, बियॉन्ड डाउट वाली जब तक बात नहीं आती है तब तक हम अपना रिट ज्यूरिसडिक्शन एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं। कोर्ट ने फर्दर ऐड किया कि जो पेटिशनर्स हैं वो एफआईआर फाइल कर सकते हैं इन द मैटर अगर उनको लग रहा है कि दे आर फेसिंग एनी थ्रेट टू देयर लाइव्स ऑन अकाउंट ऑफ हरासमेंट फ्रॉम देयर रिलेटिव्स और समवन एल्स, ठीक है। तो आप सीधे सीधे एफआईआर फाइल करो। कोर्ट ने सीधा रास्ता दिखाया कि आप एफआईआर फाइल करो। अब आपको तो मालूम ही होगा कि एफआईआर हम फाइल करते हैं सेक्शन 154 ऑफ सीआरपीसी, 154 ऑफ सीआरपीसी, ठीक है। दूसरा रास्ता यहाँ पर इन्होंने और भी दे दिया कि आप कंप्लेन फाइल कर सकते हो, ठीक है, 200 में आप सेक्शन 200 में कंप्लेन भी फाइल कर सकते हो, ठीक। नाउ हियर कम्स द मैटर कि जब एफआईआर जो कपल है अगर वो यहाँ पर कोई थ्रेट रिसीव कर रहा है तो वो तो एफआईआर फाइल कर ही सकता है। इन एडिशन टू दैट अगर कोई पेरेंट या रिलेटिव है, ठीक है, अगर उनको लग रहा है कि उनका लड़का या लड़की भाग गए हैं फॉर द पर्पस ऑफ मैरिज जब वो अंडर एज थे या उनकी मर्जी नहीं थी, अगेंस्ट देयर विल ये काम करा है, तो वो इक्वली एट लिबर्टी हैं टू टेक सिमिलर स्टेप्स। अब आप भी शांत नहीं बैठेंगे, दोनों साइड को लिबर्टी दी जा रही है। कपल से कहा जा रहा है कि अगर आपको लग रहा है कि आपके साथ हरासमेंट हो रहा है, आपके साथ गलत हो रहा है, आप एफआईआर फाइल करो। और पेरेंट्स और रिलेटिव्स को कहा जा रहा है कि अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे के साथ गलत हो रहा है, उसकी मर्जी के खिलाफ हो रहा है, वो अंडर एज है, तो भाई आप भी सिमिलर स्टेप्स कैरी आउट कर सकते हैं, ठीक। कोर्ट ने कहा इंस्टेड ऑफ फाइलिंग अ क्रिमिनल कंप्लेन अगेंस्ट द एलिज्ड हरासमेंट, आप जो भी हरासमेंट की बात कर रहे हैं आप क्रिमिनल कंप्लेन ना करके सीधे सीधे आपने क्या किया है, आपने एक फिक्शियस एप्लीकेशन, ठीक है, आपने एक फिक्शियस एप्लीकेशन जो आपको समझ में आई जिसमें आपने कुछ एलिगेशंस डाल दिए पर्टिकुलरली उन लोगों के द्वारा, ठीक है, पर्टिकुलरली बाय सच पर्सन एज पेटिशनर्स हियर इन एंजॉयिंग द लिव इन रिलेशनशिप इज मूव्ड अंडर रिट जुरिसडिक्शन। होता नहीं है कि हमने अपने मन का एक पकवान बनाया, अपने स्वादानुसार हमने उसमें नमक डाला, अपने स्वादानुसार मिर्ची डाली है, वही काम हो गया। कोर्ट ने सीधे कहा आपको अगर हेरासमेंट लग रहा था तो आपको प्रोटेक्शन अगर पुलिस से चाहिए था, जो भी था, आपको फाइल करना है था क्रिमिनल कंप्लेंट, ठीक है, आप सीधे हमारे पास नहीं आ सकते रिट ज्यूरिसडिक्शन में, ये चीज यहाँ पर एक्सरसाइज नहीं करी जाएगी। कोर्ट ने कहा केस अपीयर टू बी अ सर्किटस वे टू गेट द सील एंड सिग्नेचर ऑफ द हाई कोर्ट। यहाँ पे तो ऐसा लग रहा है कि आपको सिर्फ हाई कोर्ट का ठप्पा चाहिए। ये देखिए अगर आपको हाई कोर्ट का ही ठप्पा मिल जाए तो इन दैट केस आप सोचोगे कि हमारा जो कंडक्ट है उस पर ठप्पा लग गया है, अब हमको कोई कुछ नहीं बोल सकता। तो कोर्ट ने कहा लग रहा है कि आपने एक तरीका ढूंढा कि हाई कोर्ट का सील और सिग्नेचर लग जाए हमारे कंडक्ट पे बिना हमारी एज को वेरीफाई करें। यहाँ पर तो आपने सही से एज भी नहीं बताई है। लड़की ने तो अपनी एज को बताया था, उसने प्रूफ भी लगाया था आधार का, लेकिन लड़के ने कोई प्रूफ डॉक्यूमेंट का नहीं लगाया था जिससे ये भी नहीं मालूम पड़ रहा था कि वो मेजर है भी या नहीं है, ठीक। और एंड अदर नेसेसरी एस्पेक्ट जो भी अप्रोप्रिएट अथॉरिटी को चाहिए होता है। आप कुछ अपने पार्ट पे नहीं दे रहे हो, आपने सिर्फ अपने मन की बातें जो आपको लग रहा था अप्रोप्रिएट आपने वो बता दी और अब आप अपने कंडक्ट को वेरीफाई कराना चाहते हो बाय द सील एंड सिग्नेचर ऑफ द हाई कोर्ट। फर्दर कोर्ट ने ये भी नोट किया कि जो मुस्लिम लॉ है, ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा एक नया कॉन्सेप्ट कोर्ट ने डिस्कस किया कि उनका कहना था, क्योंकि दिस इज समथिंग वेरी मच कस्टमरी, ठीक है, यहाँ पर इंटरफेथ की हम बात कर रहे हैं तो दो रिलीजन आ जाते हैं, तो कोर्ट भी बहुत ज्यादा क्लियर होके कुछ नहीं कह सकता, कोर्ट एक जजमेंट नहीं दे सकता दो रिलीजन वालों के लिव इन को लेके। तो कोर्ट ने एक इंसिडेंट भी यहाँ पर मेंशन कर दिया कि मुस्लिम लॉ में सेक्सुअल रिलेशंस आउटसाइड द मैरिज परमिटेड नहीं है, मैरिज के बाद दे आर परमिटेड बट मैरिजेस के बाहर, मैरिज जैसे इंस्टीट्यूशन के बाहर परमिट नहीं है। अब उसमें क्या हो सकता है, उसमें या तो प्री मैरिटल रिलेशन होते हैं, ठीक, शादी से पहले वाले संबंध, या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन जब शादी हो गई है उसके बाद। तो दोनों ही केस में ये चीजें नहीं परमिट करी जाती है मुस्लिम लॉ में। कोर्ट ने क्या बोला, कोर्ट के जो एक्चुअल वर्ड्स थे वो ये थे, इन फैक्ट कोई भी अगर सेक्सुअल लस्टफुल एफेक्शनेट एक्ट, ठीक, कोई भी, दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली द सेक्सुअल इंटरकोर्स, यहाँ पर ये कह रहे हैं अगर किसिंग टचिंग स्टेयरिंग ये सब भी अगर होता है कि आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन या लस्टफुल स्टेयरिंग,
ठीक है, या लस्टफुल बिहेवियर, सेक्सुअल अफेक्शनेट, ये सब एक्ट जो हैं अगर ये किसी भी पार्ट पर देखे जाते हैं तो ये हराम माने जाते हैं इस्लाम में। मैरिज के पहले अगर ये ऐसे एक्ट हो रहे हैं तो इनको हराम कंसिडर किया जाता है। क्यों? क्योंकि इनको जिना का पार्ट मानते हैं, जिना, ठीक है, विच में लीड टू एक्चुअल जिना इटसेल्फ। जिना आपका यूज किया जाता है आउटसाइड द मैरिज संबंध बनाने के लिए। तो इसमें कह दिया गया कि मान लीजिए कुछ एक्ट है जैसे किसिंग, टचिंग, ठीक है, अब ये कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स तो नहीं है, जिना इज बेसिकली सेक्सुअल इंटरकोर्स, ठीक, आउटसाइड द मैरिज। लेकिन यहाँ पर इन्होंने ये क्लियरली बोल दिया कोर्ट ने कि ये छोटे मोटे एक्ट भी जो है ना, अगर ये भी होते हैं तो ये इनफ है, ये लीड करते हैं जिना की तरफ, एंड इट में लीड टू एक्चुअल जिना इटसेल्फ, ठीक है, ये पार्ट है जिना का और फिर हो सकता है जिना भी हो जाए ना। पनिशमेंट कुरान के हिसाब से क्या दी गई है? मेल के लिए, अनमैरिड जो मेल है अगर वो ये कंडक्ट करता है तो उसको 100 लैशेस की पनिशमेंट है, 100 कोड़े मारे जाने की सजा है। वहीं पर फीमेल जो ये फॉर्निकेशन करती है, ठीक है, इनको हम यही कहते हैं कि सेक्सुअल इंटरकोर्स आउटसाइड द मैरिज इंस्टीट्यूशन, तो अगर ये फीमेल फॉर्निकेशन करती है तो उनको पनिशमेंट सुन्ना में प्रिस्क्राइब करी गई है, ठीक है, दैट इज स्टोनिंग टू डेथ। एंड फीमेल हु कमिट फॉर्निकेशन टुगेदर विद द पनिशमेंट प्रिस्क्राइब बाय सुन्ना फॉर द मैरिड मेल एंड फीमेल, ठीक है, मैरिड जो है उनको भी यही पनिशमेंट है और फीमेल जो फॉर्निकेशन कर रही है उसको भी यही पनिशमेंट है, स्टोनिंग टू डेथ। पत्थर मार मार के तब तक पत्थर मारते रहो जब तक कि मर ना जाए, ठीक। तो कोर्ट ने इस इंसिडेंट को थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हुए कोर्ट करा, उन्होंने इसको इसमें कॉन्सेप्ट में रखा कि हो सकता है कि अगर ये कॉन्सेप्ट भी मुस्लिम लॉ में वर्क करता है तो भाई हम कस्टम पे बोलने वाले नहीं हैं, ठीक है, यहाँ पर उन लोगों को ज़्यादा पता है कि उनका कस्टम क्या अलाउ करता है क्या नहीं करता है। तो बहुत से फैक्टर्स हैं, लिव इन रिलेशनशिप पे एक जजमेंट देना जहाँ पर इंटरफेथ इन्वॉल्व है हमारे लिए आसान नहीं है, इट इज़ नॉट एन ईजी टास्क फॉर द कोर्ट। तो यहाँ पर उनको बहुत सारी चीज़ें कंसिडर करनी पड़ेंगी। तो बेसिकली वो कहीं ना कहीं ये कहना चाह रही है कोर्ट कि मुस्लिम लड़का था तो उसको अगर मालूम है कि हमारे यहाँ हराम है, ठीक, तो अगर दो लोग लिव इन में रह रहे हैं तो ऑब्वियस सी बातें हैं कि छोटी मोटी चीज़ें तो होती ही हैं, जैसे टचिंग स्टेयरिंग भी इसमें मेंशन करा है, तो इन दैट केस वो तो इनडायरेक्टली हराम कर रहा है। तो अब उसके यहाँ का जो कोर्ट है, पर्सनल लॉ है, वो उसको क्या सज़ा देता है ये उनका डिसीजन बन जाता है, ठीक। तो ऐसे केस में कोर्ट जो है अपने आप को थोड़ा दूर रख रही है इन मामलों में जजमेंट देने से। बेंच ने फर्दर फिर क्या कहा कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम यंग माइंड्स में अवेयरनेस क्रिएट करें, किस चीज़ को लेके? इमोशनल और सोसाइटल प्रेशर्स को लेके और लीगल हैसल्स को लेके। इमोशनल प्रेशर आता है, ठीक है, हर किसी पे, जब दो लोग हैं और अगर वो इंटरकास्ट है या इंटर रिलीजन काम कर रहे हैं तो यहाँ पर समवेयर इमोशनल प्रेशर है उनके ऊपर, सोसाइटल प्रेशर है, लीगल हैसल्स भी आते हैं। क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टी का डिवीजन, अब यहाँ पर आप हिंदू और मुस्लिम दो लोग हैं, ठीक, प्रॉपर्टी का डिवीजन आप कैसे करोगे? अब वायलेंस की बात यहाँ पर होती है, यहाँ पे चीटिंग देखने को मिलती है, रिहैबिलिटेशन भी होता है अगर किसी पार्टनर ने डिजर्ट कर दिया है या डेथ हो गई है किसी पार्टनर की, कस्टडी हैंडल कैसे होगी या अदर इश्यूज जब बच्चों की बात आती है, क्योंकि ऐसे रिलेशनशिप से लिव इन में रह रहे हैं, सिर्फ शादी नहीं करी है, रह तो साथ में रहे ना, तो अगर उनके बीच में कोई भी रिलेशनशिप इस्टेब्लिश होता है और अगर उससे बच्चे पैदा होते हैं तो उन बच्चों का स्टेटस क्या होगा, ठीक है, उन बच्चों की प्रॉपर्टी का क्या स्टेटस होगा, उनको कहाँ, उनका फादर का स्टेटस क्या होगा, ठीक है, ये सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर आ जाते हैं जो इजी टू डिस्कस नहीं है, जो बहुत इजी नहीं है समझना। इसी के चलते कोर्ट ने कुछ केस लॉज का ऑब्जर्वेशन किया उन्होंने और इनको बताया भी, कोर्ट भी किया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हवा में बातें नहीं करी, उन्होंने कई जजमेंट्स को मेंशन किया जिसके बेसिस पे उन्होंने कहा भाई हम उसके बाद ये सोच समझ के जजमेंट दे रहे हैं, जिसमें 2010 का एक जजमेंट उन्होंने कोट किया एस खुशबू वर्सेस कनाईम्मल का, ठीक है। इसमें कोर्ट ने कहा था कि while it is true that the mainstream view in our society is that sexual contact should take place only between the marital partners, ठीक है, हमारी सोसाइटी में जो नज़रिया है वो क्या है कि सेक्सुअल कांटेक्ट जो होता है वो सिर्फ मैरिटल पार्टनर्स के बीच में होता है, मैरिज से पहले नहीं हो सकता, मैरिज के बाद अलग कहीं पे आउटसाइड दिस मैरिज इंस्टीट्यूशन नहीं हो सकता, ठीक। लेकिन कोई स्टैट्यूटरी ऑफेंस तो दिया नहीं है, कोई एक्ट तो बना नहीं है कि जब एडल्ट्स विलिंगली इंगेज हो रहे हैं किसी सेक्सुअल रिलेशन में आउटसाइड द मैरिटल सेटिंग तो उस पर कोई कानून अलग से बनाया हो जो आपको पनिशमेंट देगा। इनफैक्ट आपके पास एक्सेप्शन एक है आर्टिकल सेक्शन 497 आईपीसी जो अब नहीं रह गया,
जो अब अनकॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया। कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल कब डिक्लेयर किया? 2018 में। किस केस में? जोसेफ शाइन में। जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। कोर्ट ने कहा एडल्ट्री जैसी चीज आज की डेट में एग्जिस्ट करती ही नहीं है। दो लोग एडल्ट हैं, अगर विलिंगली वो सेक्सुअल इंटरकोर्स में, सेक्सुअल रिलेशंस में आ रहे हैं तो भाई उनको हम नहीं रोक सकते हैं। मैरिज सेटिंग के बाहर आ रहे हैं, उनके पार्टनर को पता है नहीं पता है, ये सब उनका इशू है, लेकिन हम उनको नहीं रोक सकते हैं। अगर पार्टनर को इशू है तो डाइवोर्स का ग्राउंड अभी भी है, वो डाइवोर्स दे दे, लेकिन अब हम इसको क्रिमिनल ऑफेंस नहीं बना सकते, क्योंकि अभी तक क्या था, सिर्फ दोनों पार्टी का जो एक पार्टनर है वो दूसरे पार्टनर को यहाँ पर उसके अगेंस्ट केस फाइल कर रहा है, लेकिन वहीं पर ऑपोजिट पार्टी को नहीं था। विमेन जो थी वो दूसरे के हस्बैंड के अगेंस्ट नहीं कर सकती थी, ठीक है। सो फॉर दैट दूसरे की वाइफ के अगेंस्ट नहीं कर सकती थी। फॉर दैट सेक इसको इक्वालिटी के ग्राउंड पे दोनों को दे दिया जाए मौका कि वो केस फाइल कर सकते हैं। कोर्ट ने कहा एडल्ट्री आज के टाइम पे ये चीज़ एग्जिस्ट करती ही नहीं है। करती है का मतलब ये नहीं करती है का सेंस ये निकल के आ रहा है कि मतलब कोई किसी को बहला फुसला के काम नहीं कर रहा है। हर कोई इतना समझदार है कि वो इसमें इन्वॉल्व है, उसको पता है कि वो कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। हम नहीं होते किसी के मैरिज इंस्टीट्यूशन को बिगाड़ने वाले। इसी केस में, पिछले ही केस में लता सिंह का रेफरेंस लिया गया। लता सिंह पहला ही केस है, पुराना केस है, मतलब लिव इन रिलेशनशिप में। उसमें बेसिकली क्या कहा गया था कि जब दो कंसेंटिंग एडल्ट्स होते हैं, वो हेट्रोजेनिक सेक्स के हैं, ठीक है, होमोसेक्स की बात नहीं हो रही, हेट्रोजेनिक की, अगर उनके बीच में कोई भी लिव इन रिलेशनशिप है तो उसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने कोई अपराध किया है, कोई ऑफेंस ये नहीं होता है। लेकिन ये ऑब्वियस एक्सेप्शन यहाँ पे एडल्ट्री है कि अगर दो लोग हैं और उन्होंने आउटसाइड द मैरिज में रह के, मैरिज में रहते हुए, मैरिज जब थी उनकी सही ठीक ठाक चल रही थी, अगर उस वक्त उन्होंने लिव इन रिलेशनशिप में वो गए हैं तो इन दैट केस वो अडल्ट्री कर रहे हैं, ठीक है। इवन दो कोर्ट ने कहा ऑफेंस नहीं है। ऑफेंस कब नहीं है? जब दो कंसेंटिंग एडल्ट है, मैरिज की बात नहीं हो रही है, दो कंसेंटिंग एडल्ट है तभी ऑफेंस नहीं है। लेकिन भले सोसाइटी इसको इमोरल कहती है, ठीक, अगर एक मेजर गर्ल है तो शी इज फ्री टू मैरी एनीवन शी लाइक्स और टू लिव विद एनीवन शी लाइक्स। मैंने आपसे क्या कहा? राइट टू मैरी ऑफ वंस ओन चॉइस, ये इस केस में डिस्कस किया गया था, ठीक है। मदन मोहन सिंह वर्सेस रजनीकांत, अगेन 2010 का ये केस आता है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लिव इन रिलेशनशिप अगर बहुत समय तक चलाई जाए और इसमें वॉक इन और वॉकआउट जैसी चीज नहीं है, मतलब ये नहीं है 4 दिन साथ में रह रहे हैं फिर महीने भर के लिए अलग हो गए, ऐसा कुछ नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है इसको प्रिजम्पशन ऑफ मैरिज माना जाएगा। ये अलग अलग इंटरप्रिटेशंस बता रही हूँ, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड नहीं है। इनका कॉमन लिंक जो है वो क्या है? लिव इन। अब लिव इन पे कोर्ट क्या क्या कहती आई है सुप्रीम कोर्ट, हम उसको डिस्कस कर रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर एक लंबे समय तक लिव इन में रहते आए हैं, ठीक, और ये आने जाने वाला पीरियड उनका नहीं रहा है, तो इन दैट केस ये मान लिया जाएगा कि पार्टीज के बीच में प्रिजम्पशन ऑफ मैरिज है, मतलब पार्टीज के बीच में जो रिलेशन है वो इक्विवेलेंट टू मैरिज है। अब आते हैं इंदिरा शर्मा वर्सेस वी शर्मा, ठीक, ये 2013 का केस है। यहाँ पर थोड़ा डिटेल में कोर्ट ने बात करी कई एस्पेक्ट पर। कोर्ट ने कहा लिव इन रिलेशनशिप किसी कंसिडरेबल टाइम तक हो सकता है, एंड ऐसा भी हो सकता है कि इतना दो लोग आपस में एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो जाए, इतने वल्नरेबल हो जाए कि वो एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, ठीक। एंड विद द इंक्रीज इन नंबर ऑफ लिव इन रिलेशनशिप सफिशिएंट प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है। दो लोग अगर साथ में रह रहे हैं तो यहाँ पर प्रोटेक्शन की जरूरत महसूस होती है, स्पेशली फॉर विमेन एंड चिल्ड्रन जो आउट ऑफ रिलेशनशिप पैदा हो रहे हैं, ठीक। मान लीजिए इसी रिलेशनशिप के चलते बच्चे अगर पैदा होते हैं तो उनको प्रोटेक्शन की जरूरत है, उस विमेन को भी जरूरत है प्रोटेक्शन की। क्यों? क्योंकि वो मैरिज करके नहीं आई है, ठीक है, वो लिव इन में रह रही है, उसके पास कोई गारंटी नहीं है कि कल को वो पर्सन उसको साथ में रखेगा या उसको छोड़ देगा। तो इस नाते क्योंकि कोई लीगल रिश्ता नहीं है उनका, तो यहाँ पर उसको प्रोटेक्शन की जरूरत महसूस होती है। लॉ कैन नॉट प्रमोट प्री मैरिटल सेक्स, कोर्ट सीधे कह रहा है, कोर्ट ने कहा कि कानून प्री मैरिटल सेक्स को प्रमोट नहीं करता है और लिव इन रिलेशनशिप बहुत पर्सनल होती हैं, एंड पीपल कैन गिव देयर ओपिनियन इन फेवर और अगेंस्ट इट, लोग अपना ओपिनियन फेवर और अगेंस्ट में देते भी हैं। लेजिस्लेचर को इस इशू को कंसिडर करना चाहिए एंड एक सेपरेट लेजिस्लेशन बनाना चाहिए जिससे कि जो बच्चे
इस शादी से इस लिव इन रिलेशनशिप से बॉर्न आउट हो रहे हैं, ठीक है, पैदा हो रहे हैं, उन बच्चों को प्रोटेक्ट किया जा सके और जो विमेन इन्वॉल्व है इस लिव इन में उनके लिए कुछ किया जा सके। कोर्ट ने इस केस में ये कहा, ठीक। फिर उसी के बाद हमने देखा कि धानूलाल वर्सेस गणेश राम में थोड़ा सा आगे बढ़ के कोर्ट ने फिर सोचा। एक तरफ बात करी प्रोटेक्शन की, अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर कपल लिव इन रिलेशनशिप में है तो हम मान लेंगे कि वो लीगली मैरिड है, हम ये मान लेंगे वो शादीशुदा हैं। ये भी कहा गया कि जो विमेन लिव इन में रहेगी वो प्रॉपर्टी इनहेरिट कर सकती है अगर उसके पार्टनर की डेथ हो जाती है। मान लीजिए लिव इन रिलेशनशिप में वो रह रहे थे और उसी वक्त उसके पार्टनर की डेथ हो गई, उसी रिलेशनशिप में रहने के दौरान, तो उस वक्त के बाद, उसकी डेथ के बाद जो प्रॉपर्टी है वो कौन इनहेरिट कर सकता है? वो वुमेन कर सकती है जो लिव इन में रह रही थी। 2018 में नंद कुमार एंड अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के केस में कोर्ट ने एम्फसाइज किया कि अब तो लिव इन रिलेशनशिप को लेजिस्लेचर रिकॉग्नाइज भी कर रहा है, और रिकॉग्नाइज करते हुए लेजिस्लेचर ने डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में प्रोविजन बना दिया। डोमेस्टिक वायलेंस में साफ साफ लिख दिया कि अगर लिव इन के दौरान अगर विमेन है, ठीक है, और उस विमेन के साथ अगर डोमेस्टिक वायलेंस किया जाता है तो उसको क्या मिलेगा? उसको मेंटेनेंस मिलेगा और अगले को सजा है। बेसिकली कहने का सेंस ये था कि डोमेस्टिक वायलेंस अगर होता है तो उस विमेन को वाइफ की कैटेगरी में रख के उस पर्सन को हस्बैंड समझ के सब कुछ उसी के अकॉर्डिंग होगा जैसा हस्बैंड और वाइफ के केस में होता है। और इससे पहले 2010 में कोर्ट ऑलरेडी डी वेलुसामी वर्सेस डी पटकायम्मल में क्या कह चुकी थी कि लिव इन रिलेशनशिप क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में कहीं भी डिफाइन नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसकी डेफिनेशन को कंसिडर किया था। उन्होंने कहा डोमेस्टिक रिलेशनशिप जो होता है, डोमेस्टिक वायलेंस कहाँ से निकलता है? डोमेस्टिक रिलेशनशिप से। तो यहाँ पे जो दो लोग रह रहे हैं वो डोमेस्टिक रिलेशनशिप में है, ठीक है, और रिलेशनशिप का नेचर क्या है? मैरिज टाइप का है। तो यहाँ पर कुछ कंडीशंस लेट डाउन करी गई कि अगर उनको फुलफिल कर दिया जाता है तो वो डोमेस्टिक रिलेशनशिप कहलाएंगी। और ऐसी कंडीशंस में क्या क्या आता है? एक लॉन्ग ड्यूरेशन लिव इन रिलेशनशिप आता है, अच्छा खासा लंबे समय का, ठीक है। एक शेयर्ड हाउस होल्ड आता है, यहाँ पर बंटवारे का मतलब एक दोनों लोग जो है कि क्या क्या कंसिडर कर रहे हैं, डोमेस्टिक रिलेशनशिप कैसे मान रहे हैं भाई? एक लंबे अरसे से रह रहे हैं, घर में रहते हैं हम लोग जब घर में, तो घर में माँ बाप के साथ हैं, डोमेस्टिक रिलेशन में ही तो रह रहे हैं ना। वही सेम बात है, अगर दो लोग एक लंबे अरसे से साथ में रहते हुए आए हैं तो मान लेंगे डोमेस्टिक रिलेशन है। इन द सेम वे एक हाउस होल्ड वो शेयर कर रहे हैं, एक घर शेयर कर रहे हैं, ठीक। पूलिंग ऑफ रिसोर्सेज, जो भी रिसोर्सेज वगैरह घर में उसका बंटवारा वो कर रहे हैं। फाइनेंशियल अरेंजमेंट, खर्चा पानी वो बंटवारा कर रहे हैं, बांट रहे हैं नहीं बांट रहे एटलीस्ट, लेकिन अरेंज तो कर रहे हैं, देख तो रहे हैं, समझ तो रहे हैं, एक हस्बैंड वाइफ जैसे रहते हैं वो वैसे रह रहे हैं। उसी तरीके से सेक्सुअल रिलेशनशिप की बात भी आती है, ठीक। होल्डिंग आउट टू द सोसाइटी एज हस्बैंड एंड वाइफ, जब ये सारी चीजें फुलफिल यहाँ पर हो जाती हैं तो इन दैट केस इसको मान लिया जाएगा ये डोमेस्टिक रिलेशन है, और इसीलिए डोमेस्टिक वायलेंस में ये कवर हो जाता है, ठीक है। सो दिस वाज ओवरऑल, अगर हम देखें बेसिकली सारे केस लॉज को कंसिडर करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो कहा, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वेरियस इंटरप्रिटेशंस यहाँ पे देखे और उसके बाद वो इस कंक्लूजन पे पहुंचती है कि ये जो रिट पिटिशन यहाँ पर इन्होंने दी है, इन्होंने रिट पिटिशन जो ये हमारे हाई कोर्ट में आए हैं, ठीक है, ये समझते हुए जब ये क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल कर सकते थे, इनके पास ऑप्शन था क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल करने का, लेकिन इन्होंने सोचा कि भाई चक्कर क्या काटो, छोटी मोटी कोर्ट के पास क्या जाओ, सीधे हाई कोर्ट चले जाओ, बड़ी कोर्ट है मदद कर देगी। कोर्ट ने कहा हमारा एक्स्ट्राऑर्डिनरी जुरिस्डिक्शन है, हम हर दो प्राइवेट पार्टी के बीच का मामला सुलझाने नहीं बैठे हैं, तो रिट पिटिशन डिसमिस कर दी गई। हाँ, छोटी कोर्ट से शुरू होता, नहीं केस जीतते हैं, अपील में जाते, तब हाई कोर्ट जाते, तो फिर वो केस कंसिडर करती। आप सीधे रिट के थ्रू पहुंच गए हो, कोर्ट ने ये कहा ये सही नहीं है। कोर्ट ने कहा पेटिशनर्स अगर अप्रोप्रिएट कोर्ट ऑफ लॉ में अप्रोच करते या पुलिस अथॉरिटी कंसर्न के पास जाते अपने ग्रीवांसेस को बताने, तो उसको कंसिडर किया जा सकता था इन अकॉर्डेंस विद द लॉ, उसको कंसिडर किया जा सकता था लॉ के हिसाब से, ठीक है। इसको कोर्ट ने बताते हुए बहुत ही क्लियर कट, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बहुत ही बढ़िया ये जजमेंट दिया है देखा जाए, जिससे कि लिव इन रिलेशनशिप जो एक कॉन्सेप्ट है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये सही है या गलत है, ठीक है, बट द थिंग इज कि अगर कोई नई चीज सोसाइटी में आती है जिसको बढ़ावा मिलता है तो उसको बढ़ावा भी एक लिमिट तक मिलना चाहिए। अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई कपल्स हैं जो लिव इन में रह रहे हैं, अगर उनको ये लग रहा है कि हम कुछ भी करेंगे तो हम सपोर्ट हमारा किया जाएगा, तो ये गलत है, ठीक है। यहाँ पर जो कोर्ट्स बैठी हैं, कोर्ट्स आपको जस्टिस देने के लिए बैठी हैं। अगर आपके साथ कुछ गलत वाकई में हो रहा है
तो आपको जस्टिस देने के लिए बैठी है। अब आप जबरदस्ती आप कोर्ट को परेशान करें आपके पास जबकि ऑल्टरनेट रेमेडीज हैं, तो फिर कोर्ट कभी भी कंसिडर नहीं करेगी। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि एक बहुत बड़ा रीजन भी होता है कि जो रिट पिटिशंस वगैरह होती हैं उसको डिसमिस करने के भी कुछ ग्राउंड्स होते हैं, जिसमें एक ग्राउंड ये आता है कि इफ यू हैव द ऑल्टरनेट रेमेडी प्रेजेंट, ठीक है, तो इन दैट केस आप वहीं पर जाओगे। अगर ऑल्टरनेट रेमेडी थी आप वहां नहीं गए तो हाई कोर्ट उस रिट पिटिशन को डिसमिस कर देगा, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उसको एंटरटेन नहीं करेगा। तो इस तरीके से पूरे केस को एनालाइज करके सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस को समझ के हाई कोर्ट इस नतीजे पर पहुंची कि भाई हम यहाँ प्रमोट करने नहीं बैठे हैं और हम इस रिट पिटिशन को डिसमिस करते हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत है आप FIR करिए, आप क्रिमिनल कंप्लेंट करिए और आप फिर उस तरीके से रेमेडी लेके फिर आप अपील वगैरह में हमारे पास आते हैं तो हम आपके केस को एंटरटेन करेंगे, अदरवाइज नहीं। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। ये था आपका आज का डेली का केस एनालिसिस। सारे पॉइंट्स यहाँ पे कवर कर दिए। अगर कुछ पॉइंट छूट रहा होगा तो आप उसको अपने आप से देख सकते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आज का सेशन पसंद आया है तो लाइक जरूर करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर द डेली केस एनालिसिस अपडेट्स। थैंक यू सो मच।